नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं वही कक्षा 11वीं की शाश्वती जो हम पढ़ रहे थे। और शाश्वती में जो हमारा 10वां पाठ चल रहा था कंथाम माणिक्यम का हम अगला भाग लेकर के लिए आपके सामने आए हुए हैं। तो बताने की हमें जरूरत नहीं है कि इसमें कहानी कहां चल रही थी। आप लोग याद रखिएगा कि भाग 5वां हमारा आ चुका है और उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। जल्दी से देखेंगे कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक कंथाम माणिक्यम अनुवाद भाग 5। ठीक, कहानी हमारी पहुंच चुकी थी कि सोमधर को रोक लिया गया है उसके घर पर। किसके? सिंधु के घर पर। सिंधु के घर पर सोमधर को रोक लिया है कि मित्र के घर से ऐसे नहीं जाया जाता है, कुछ ना कुछ तो हमको खा पी करके जाना ही चाहिए। किसने रोका था? उसके पिता भवानी दत्त ने। भवानी दत्त। अब आगे क्या होता है, सोमधर क्या कहता है, अब वहां पर दोनों लोग क्या कर रहे हैं, नाश्ता किया था कि नहीं किया था, ऐसा कुछ हमारा पिछले भाग में हमने नहीं देखा, लेकिन वहां रोक लिया गया था। चलिए देखते हैं अगले हमारे भाग में क्या है। 13वें नंबर का हमारा पैराग्राफ है, उसमें दिया हुआ है सोमधर। सोमधर क्या कहता है कि पितृव्य चरण यहां पर लगा हुआ है संबोधन। क्या लगा हुआ है? संबोधन लगा हुआ है कि पितृव्य चरण स्वः पितु साक सक्तयाः सज्जा मयैव करणीयाः वर्तते सह माम प्रतीक्षमाणो भविष्यति। देखिए संबोधन के साथ कहता है कि हे पितृव्य माने चाचा जी, हे चाचा जी, और मुझे अब क्या है, जाना चाहिए, क्योंकि स्व पितु मेरे पिता की जो सब्जी की मेरे पितु लगा हुआ है, तो पितु में षष्ठी विभक्ति लगी। कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी विभक्ति। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितरी है पिता पितु पितरी है पिता। देखिए रूप याद जरूर करना। रूप अगर याद कर लेते हैं तो पढ़ने का एक आनंद अलग होता है। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से हमें रूप तैयार हो गए ना, तो एक जब हम पाठ पढ़ते हैं और हमें उसका भावार्थ हमारे दिमाग में चलने लगता है कि यहाँ क्या है, तो एक पढ़ने का हमारा जो लगन होती है वो बहुत, जब जैसे हम इसको पढ़ते जाएं हमें कुछ पता नहीं है तो ऐसा लगता है कि यार क्या संस्कृत बहुत कठिन है और पढ़ना नहीं। और जब रूप तैयार होते हैं तो हमें अपने तरीके से उसके कारक चिन्ह लगाने में बहुत आसानी होती है। तो वही है, देखें पितृव्य चरणयों संबोधन के साथ वो कहता है कि हे चाचा जी, अब क्या है, स्वापितु माने स्वयं के पिता की। अब की आया है तो षष्ठी विभक्ति लगी है, पिता के रूप आपको आना चाहिए। पिता पितरम बेत्रा पित्रे पितु पितरी है पिता प्रथमा द्वितीया पितरौ तृतीय चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम षष्ठी सप्तमी पित्रोः संबोधन है हे पितरौ। बहुवचनांत में आ जाएंगे, बहुवचन में पितरः पितॄन् पितृभ्यः पितृणाम पितृषु हे पितरः। पूरे रूप आपसे बन जाने चाहिए। इस प्रकार माता के रूप भी ऐसे चलेंगे, माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातरी हे माता प्रथमा द्वितीया मातरौ द्विवचन में है, मातरौ तृतीय चतुर्थी पंचमी मातृभ्याम षष्ठी सप्तमी मात्रयोः संबोधन है हे मातरौ। बहुवचन में आएंगे जब हम तो एक साथ देखेंगे, मातरः मातॄन् मातृभ्यः मातृणाम मातृषु हे मातरः। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो एक समान रूप चलते हैं। तो यहां कह रहा है कि पितृव्य चरणयों, हे चाचा जी, स्व पितु मेरे पिता की, साक माने सब्जी, और साक सक्तयाह का माना होता है रेड़ी या ठेली, मेरे पिता की सब्जियों की ठेली, सज्जा माने तैयार, मय्येव माने मेरे द्वारा, करणीया माने की जाती है, वर्तते मैं ही करता हूं। बोले सब्जी की जो रेड़ी है, जो ठेली है, मैं अपने पिता की तैयार वही करता हूं, मैं उसी को सजाता हूं जाकर के। मेरा काम ही है कि उस पर सारी सब्जियां व्यवस्थित क्रम से लगाना। तब पिताजी लेकर के उसको बाजार में चौराहे पर जाते हैं। सह माम प्रतीक्ष माणो भविष्यति, वह माम माने मेरी, वह कौन? मेरे पिताजी के लिए आया है। सह माने वह, माम माने मेरी, प्रतीक्ष माणो माने प्रतीक्षा, और भविष्यति माने होती होगी, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब भवानी दत्त कहता है हत प्रभ शन, उदास मन से बोलता है। उसके दिमाग में क्या है, एक ऐसा भाव आता है, उसको ऐसा लगता है कि बेचारे के पिताजी की अब इसको इतना काम करना पड़ता है। तो एक हतप्रभ हो, उसके मतलब दया का भाव रखते हुए बोल रहे हैं भवानी दत्त, वत्स सोमधरा,
पुत्र सौमधर वत्स, सौमधर संबोधन है, तो हे पुत्र सौमधर, सत्यमेवासी तुम कंथाम माणिक्यम, सत्यमेवासी, सत्य सत्य है कि तुम क्या हो, कंथाम माणिक्यम, गुदड़ी के लाल हो, तुम ही हो गुदड़ी के लाल, कि इतनी सारी परेशानी करने के बावजूद भी तुम क्या है, पढ़ने में होशियार हो, अच्छे हो, तुम क्या है, सत्यमेवासी, ये सत्य है कि तुम क्या हो, गुदड़ी के लाल हो। सिंधु हो त्वाम अतितराम प्रशंसति, सिंधु तुम्हारी, अतितराम माने बहुत, और प्रशंसति माने प्रशंसा करता है, सिंधु तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, त्वाम माने तुम्हारी, और अतितराम माने अधिक, अत्यधिक, प्रशंसति माने प्रशंसा करता है। इतः प्रभृति तब शिक्षण व्यवस्थाम अहम संपादयस्यति, इसीलिए प्रवृत्ति तब मैं तुम्हारी क्या करता हूं, शिक्षण व्यवस्था का संपादन, आज से मैं तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा का भार उठाता हूं, आज से मैं क्या करूंगा, तुम्हारी शिक्षा की सारी व्यवस्थाओं को पूरा करूंगा। ऐसा कौन कह रहा है, सिंधु के पिताजी कह रहे हैं कि आज से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। भृत्यौ अल्पाहारम आनयतः, और भृत्यौ का मतलब दोनों जो उसके सेवक थे, दो जो उनके नौकर थे, हरण और रामदत्त, दोनों अल्पाहार लेकर के आनयतः माने आते हैं। सर्वेपि निषीदंति असि तुम, और सभी क्या करते हैं, अल्पाहार को ग्रहण करते हैं, सभी भोजन का अल्पाहार करने लगते हैं, नाश्ता करने लगते हैं। बाढ़म, फिर वो कहता है हाँ सौमधर स्व एवं उपयोग कृते द्विचक्रे, और वो कहते हैं कि सौमधर कहता है, सौमधर, हाँ सौमधर स्व माने कल, एव अहम माने मैं, युवयो माने तुम दोनों को, अब तुम दोनों कौन आ गए हैं यहां, सिंधु और सौमधर, तुम दोनों को क्या करूंगा, कृते द्विचक्रिके, कृते द्विचक्रिके क्रेश्यामी, द्विचक्रिके माने साइकिल, तुम दोनों के लिए क्या कर दूंगा, साइकिल, क्रेश्यामी माने खरीदूंगा, तुम दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, कल साइकिल खरीद दूंगा। युवाम, फिर तुम दोनों, द्वा अपि सावधानम प्रवर्तयामा, और फिर तुम दोनों क्या कर लेना, सावधानी से प्रवर्तयामा, जाया करोगे। सह एव अगच्छतम, सह एव गच्छतम, और तुम सब दोनों लोग क्या किया करो, और साथ में ही आया करोगे, और साथ में ही सावधानी से जाया करोगे। वत्स माने पुत्र, शुल्कम अपि ददासी, क्या पुत्र तुम फीस भी देते हो, शुल्क माने फीस, क्या तुम पढ़ाई की अपनी फीस भी देते हो। तो क्या कह रहा है सौमधर, क्या कह रहा है, ना खलु नहीं, अब इससे तो क्या है, शुल्कमस्तु मुक्तम, शुल्कमस्तु मुक्तः, शुल्क देने से तो क्या है, हमें मुक्ति मिल गई है, मुक्ति है मतलब मुक्त है, हमें शुल्क नहीं देनी पड़ती है। क्यों नहीं देनी पड़ती, बोले निर्धन छात्र निहिता 25 रूप्यकाणि प्रतिमासम प्राप्यन्ते, निर्धन छात्रा निहित, जो उसका वो कहते हैं ना कि अति गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं, तो गरीबी रेखा के जो कोष होता है, एक ऐसा वो चलाया जाता है कि गरीबी रेखा के परिवार को शुल्क नहीं देनी होगी, वो निःशुल्क अध्ययन करेंगे। तो गरीबी रेखा के अंदर आने के कारण, बोले निर्धन होने के कारण हमको क्या है, शुल्क से तो मुक्ति है, और क्या होता है, उसी के द्वारा हमें कुछ क्या मिल जाता है, हमको वहां से कुछ उसके द्वारा छात्रवृत्ति मिल जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, 25 रूप्यकाणि माने 25 रुपए, प्रति मासम माने प्रति महीने, प्राप्यन्ते माने प्राप्त हो जाते हैं, और वहीं से हमें क्या है, और अलग से 25 रुपए हमें मिल जाते हैं, और फीस भी नहीं देनी होती है। तब भवानी दत्त कहता है, भवानी दत्त क्या कहता है, शोभनम, अरे बहुत अच्छी, वत्स माने पुत्र, तथापि यदि धनम उपेक्षयते तरही माम भणिष्यति, बहुत अच्छे पुत्र, तथापि फिर भी क्या है, यदि धन की उपेक्षा करते हो, अगर धन की आवश्यकता पड़ती है, तरही माने तो, माम माने मुझे, भणिष्यति माने कहना, मुझसे बताना कि अगर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ती है तो। रत्नाम पति सगर्भम पश्यति, अब रत्ना कौन, पत्नी, श्रीमती जी को अपने पति पर क्या होता है, सगर्भम पश्यति, गर्व के साथ देखती हैं कि जो कल पुत्र को डांट रहा था कि उस गंदी बस्ती में नहीं जाना है, आज वही पति क्या कर रहा है,
उस गरीब बस्ती के बालक को पढ़ने के लिए उसका कारभार पूरा उठा लिया और उसकी शुल्क के लिए भी बात कर रहा है और उससे कह रहा है और साइकिल भी दिला दी है, और अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की, धन की आवश्यकता पड़ती है तो बोले मुझसे कहना। तो उसकी पत्नी को गर्व होता है और वह क्या है, सह गर्भम पश्यति, गर्व के साथ देखती है कि मेरा पति, क्या बात है, ऐसे पति भगवान सबको दे। इस प्रकार का मन में सोच रही होगी, ऐसे पति सबको दे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, मन में सोच रही होगी उसकी पत्नी कि हमारा पति बहुत अच्छा है, कि गरीबों के प्रति उसकी भावना इस प्रकार से हो गई है। चले आगे देखेंगे प्रसंग पर। इसमें प्रसंग क्या है, इसमें वर्णित प्रसंग क्या है, जरा देखेंगे हम। संस्कृत में अयम नाट्यांशः, यह नाटक का अंश अस्माकं माने हमारी, पाठ्य पुस्तकस्य माने पाठ्य पुस्तक, शाश्वती के प्रथम भागस्य माने प्रथम भाग में, कंथाम माणिक्यम गुदड़ी के लाल शीर्षक पाठात माने शीर्षक पाठ से, अवतरितः माने अवतरित किया गया है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाटक में, भवानी दत्त सौमधर्या, भवानी दत्त सोमधर को भवानी दत्त और सोमधर का संवाद वर्तते माने संवाद होता है। सोमधरस्य व्यवहारम दृष्ट्वा भवानी दत्त से हृदय परिवर्तनम भवति, सोमधर के व्यवहार परिवर्तन को देख करके भवानी दत्त का हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। सामान्य वह सोमधरस्य मुक्त कंठेन प्रशंसा करोति, और वह सोमधर की मुक्त कंठ के साथ, खुले कंठ के साथ प्रशंसा करता है। हिंदी में प्रसंग देखिए, प्रस्तुत नाट्यांश, यह प्रस्तुत नाट्यांश कंथाम माणिक्यम शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें सोमधर और भवानी दत्त के मध्य होने वाले वार्तालाप को चित्रित किया गया है। इसमें क्या किया गया है, सोमधर और भवानी दत्त के बीच में जो वर्णन किया गया है, जो वार्तालाप हुई है, उसका वर्णन इसमें ये प्रसंग में बताया गया है कि इसमें ये वर्णन हो गया है। चले जरा देखेंगे हम संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है शाक सक्टया, साक माने सब्जी बता चुका हूं, और सक्टया का मतलब रेहड़ी या ठेली जो होती है ना, जो 4 पहिए की होती है, जिसको पीछे से ढक्का देने पर चलते हैं, और सबके यहाँ पर होगा ऐसा। तो और इससे एक और आपको मैं बता दूं कि रेहड़ी वाले, ठेली वाले कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सुविधा भी है। जब हम घरों में रहते हैं और कड़ी धूप में ये लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं, फल फ्रूट्स आदि वो बेचने के लिए आते हैं, तो ये विचार करो कि हमें कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं होते तो उसी कड़ी धूप में मेहनत करके हमको बाहर जाना पड़ता। तो इनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, हमारे दरवाजे पर आकर के। तो एक बात याद रखिएगा, ये हम अपनी तरफ से व्यवहारिक रूप से कह रहे हैं कि जब कड़ी धूप की इस गर्मी हो या सर्दी हो, कड़ी धूप में जब वह मेहनत करके हमारे दरवाजे पर आता है, तो निवेदन है मेरा कि एक बार जरूर उनको पानी के लिए जरूर पूछिएगा, क्योंकि जो जल है, जल का एक ऐसा दान होता है जिससे आत्मा की तृप्ति होती। जल बिन तो सब शून्य होता है, तो पानी के लिए जरूर पूछिएगा उनको। अगर इतना ही हम पूछ लेते हैं तो उन्हें कम से कम अपना सा लगता है कि हमारे हृदय में क्या है। उनको गर्मी से आते हैं, कभी व्यवस्था साधारण तो वो अपनी व्यवस्था करके चलते हैं, लेकिन हमारा भी एक उत्तरदायित्व है, मानव जीवन का उत्तरदायित्व है कि हमने मनुष्य कुल में जन्म लिया है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है। जब वो घर पर आकर के हमको सब्जियां दे सकता है, तो और एक बात बता दूं कि अगर वो हमें बाजार से 2 रुपए महंगा भी देते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं, कोई गलत नहीं है। मेरी समझ से तो गलत नहीं है कि 1 रुपए 2 रुपए, हाँ अगर बहुत ज्यादा महंगा दे रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर 1-2 रुपए महंगा भी दे रहे हैं तो गलत नहीं है। वो दरवाजे पर आकर के आपको देता भी तो है, ठीक। लेकिन अगर मार्केट जाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए हम खर्च करके आते हैं, 10-20 रुपए का हमारा पेट्रोल भी जाता है, गाड़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं, परेशान होना पड़ता है। तो अगर वो 1-2 रुपए अतिरिक्त भी लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत, ये इसमें हमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि उनको हम कम करें, ठीक। लेकिन हाँ याद रखिएगा, उनका सम्मान जरूर करें, उनको पानी के लिए जरूर पूछें। आगे हम चलते हैं। देखिए साक सक्टया का मतलब सब्जी वाली रेड़ी की, और सज्जा का मतलब होता है तैयारी करना। अब वो बेचारा जो सोमधर कह रहा है कि मुझे जाने दीजिए, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा काम ही है सब्जी की रेड़ी को तैयार करना। प्रतीक्षमाणो माने प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतः प्रभृति माने अब से, निषीदंती माने बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं।
असी तुम माने खाने के लिए। अब जब जाकर के वहां बैठ जाते हैं साथ में खाने के लिए तो दोनों क्या है, अब वो लोग भोजन करते हैं। द्विचक्रित साइकिल की बात कर रहे हैं। क्रेश्यामी माने खरीदूंगा और भणिष्यसि माने कहोगे। भणिष्यसि मतलब कहोगे। चलिए अब हम देखेंगे व्याख्या को। व्याख्या देखें, स्वपितु क्या लिखा है, स्वपितु स्वजनकस्य शाक सक्तया शाक गंत्रयोः, जिसमें सब्जी ले जाने का एक यंत्र कह सकते हैं, तो ये लिखा ना शाक गंत्रयोः, ले जाने के लिए। सज्जा मयेव मया एव, मैं ही सजाता हूं। करणीया माने विधेया वर्तते, सा मन मम पिता, माम प्रतीक्षमाणो मतलब प्रतीक्षाम कुर्बाणा भविष्यति, और मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और मेरी क्या कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चले हत प्रभ माने प्रभाव विहीन सन, और जो उनके हृदय में एक क्या है, उदासीनता सा एक उनके प्रति एक ऐसा लग रहा है निर्दय भाव, ठीक है ना। तो अब वो अब भाव विभोर हो गए, निर्दय नहीं, निर्दय का मतलब तो होता है कठोर होना, ठीक। अब वो क्या है, भाव विभोर हो गए हैं सोमधर के प्रति कि बताओ इतना मेहनत करता है, पढ़कर की जाता है, फिर सब्जी की ठेली लगाता है, तो हतप्रभ हो गए हैं। वत्स सोमधरा, हे पुत्र सोमधर, हे पुत्र सोमधर, सत्यमेवासि त्वम कंथाम माणिक्यम, सत्यमेव तुम कंथाया माणिक्यम, सत्य सही में तुम क्या हो, गुदड़ी के लाल हो। और असी मन वर्तसे वर्तते, असी वर्तते सिंधो मम पुत्रः सिंधु, मम पुत्रः सिंधु, मेरा पुत्र, त्वाम माने तुम्हारी, भवंतम अतितराम अत्यधिकम बहुत अधिक, प्रशंसति माने प्रशंसाम करोति, मेरा पुत्र तुम्हारी बहुत अधिक क्या करता है, प्रशंसा करता है, और वह प्रशंसा करता भी है, बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है। देखें इतः प्रभृति, क्या लिखा है, इतः प्रभृति और अस्मात् प्रभृति, इतः प्रभृति अस्मात् प्रभृति, तव भवतः शिक्षण व्यवस्था, शिक्षणस्य व्यवस्थायाम, शिक्षणस्य व्यवस्थायाम, आज अब क्या है, अब तुम्हारी शिक्षण की व्यवस्था क्या करूंगा, बोले मैं लूंगा, अहम संपादयामि अहम करिष्यामि, मैं ही तुम्हारी शिक्षण की व्यवस्था को करूंगा। वृत्यौ माने सेवकौ, वृत्यौ का मतलब सेवकौ, दोनों सेवक क्या करते हैं, अल्पाहारम स्वल्पासम, स्वल्पाहारम स्वल्पासम, स्वल्पाहार को क्या करते हैं, आनियतः आहरतः, आनियतः या आहरतः, सर्वेपि अशेषाः, सर्वेपि अशेषाः लेते हैं, और क्या करते हैं, जैसे ही स्वल्पाहार को किया, और असितुम खादितुम, असितुम का मतलब खादितुम, खाते हैं। निषिदन्ति उपविशन्ति, निषिदन्ति बैठते हैं, वहीं पर उपविशन्ति बैठते हैं। बाढ़म, बादम नहीं, बाढ़म, बाढ़म साधु सोमधर, पुत्र सोमधर, स्व एवाहम आगामी दिवसे एव अहम, आने वाले दिन में क्या करेंगे हम, मैं युवयोः कृते, तुम दोनों के लिए क्या करूंगा, युवाभ्याम माने तुम दोनों के लिए, द्विचक्रिके साइकिल द्वयम, दो साइकिलों को क्या करूंगा, खरीद दूंगा। और क्रेष्यामि माने क्रयणम करिष्यामि, और तुम दोनों के लिए आगामी दिन मतलब स्वदिवसे आने वाले कल में दोनों के लिए हम दो साइकिलों को क्या करेंगे, खरीद देंगे। फिर दोनों लोग साथ में युवाम द्वापि युवायु भयोपि, बिना भय के साथ सावधानी से तुम क्या किया करो, फिर दोनों लोग जाया करो। सावधानम प्रवर्तयम, सा अवहितौ भवेतम, दोनों साथ में जाया करो। सहैव आगच्छन्तम सहैव गच्छन्तम, सार्धमेवा यातम और सार्धमेवा आयातम, अर्थात साथ में ही जाया करो और साथ में ही आया करो। वत्स हे पुत्र, वत्स हे पुत्र, शुल्कम अपि ददासि, शुल्कम प्रतिफलम अपि यच्छति, क्या तुम शुल्क भी देते हो, ना खलु निश्चयेन ना ददामि, निश्चय रूप से नहीं देते हैं, निश्चय से हम नहीं देते हैं। और शुल्कास्तु मुक्तः प्रतिफलम तु मुक्ता, इस शुल्क मुक्ति, शुल्क से तो हमको क्या है, मुक्ति है, हमें शुल्क नहीं देनी होती है, ठीक। फिर लिखा है निर्धन छात्र निहिता, निर्धनः छात्र निहिता, धनहीनेभ्यो विद्यार्थिभ्यः कोशात्, अर्थात एक ऐसा कोष है जिसमें धनहीन विद्यार्थियों को रखा जाता है, उसके आधार पर हमें शुल्क से तो क्या है, बोले मुक्ति मिल गई है। प्रतिमासम प्रत्येक मासम, प्राप्यन्ते माने लभ्यन्ते, प्राप्त हो जाती है। शोभनम, और कितने, बोले पंचविंशति 25 रुपए मिल जाते थे। शोभनम बोले साधु, सुष्टु बहुत अच्छी बात है। वत्स बोले हे पुत्र, हे पुत्र, तथापि
पुनरपि, फिर भी अगर तुम्हें क्या है, यदि चेत, अगर तुम्हें लगे कि हमें पैसों की आवश्यकता है, तो धनम उपेक्षेति वित्तम अपेक्षणीयानम, तो क्या करना, धन की अगर तुम इच्छा करते हो, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हमसे क्या करना, तरही माम तदा तुम माम, तब मुझसे तुम क्या कर सकते हो, वहनिष्यति कथिष्यसि, तब मुझसे तुम कह सकते हो। देखना कितना परिवर्तन हो गया है भवानी दत्त में, कि अब अपने पुत्र के से ज्यादा उस पर उसको क्या है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उससे प्रेम करने लगा है। देखिए सोमधर से अब क्या है, अब हिंदी का भावार्थ देखेंगे हम। चाचा जी अपने पिता की सब्जी की रेहड़ी यानी गाड़ी की तैयारी मुझे ही करनी होती है, यहाँ की हो जाएगा, सब्जी की रेहड़ी की गाड़ी की तैयारी मुझे ही करनी होती है। वे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे क्या कर रहे होंगे, मेरी घर पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कि वे क्या कर रहे होंगे, घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भवानी दत्त कहता है, हतप्रभ होते हुए पुत्र सोमधर, तुम सत्य ही गुदड़ी के लाल हो, तुम सत्य में क्या हो, गुदड़ी के लाल हो। सिंधु तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, सिंधु तुम्हारी हमेशा प्रशंसा करता है, और अब से तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध संपादित करूंगा, मैं ही आज से क्या करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध करूंगा। दोनों सेवक नाश्ता लाते हैं, दोनों सेवक क्या करते हैं, नाश्ता को लाते हैं, दोनों सेवक नाश्ता को लाते हैं, सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं, सभी वहां खाने के लिए बैठ जाते हैं। बाढ़म माने जी सोमधर, हाँ सोमधर, कल ही मैं तुम दोनों के लिए साइकिलें खरीद दूंगा। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल हम जाएंगे और दोनों के लिए, सोमधर के लिए और सिंधु के लिए क्या कर देंगे, साइकिलों को खरीद देंगे। तुम दोनों को सावधान रहना, साथ आना है और साथ ही जाना है। पुत्र फीस भी देते हो क्या, पुत्र फीस भी देते हो क्या। तब सोमधर कहता है, निश्चय से नहीं, कोई निश्चय नहीं है, निश्चय है कि हम फीस नहीं देते हैं, फीस से तो मुक्ति है, हमको मुक्ति है, फीस नहीं देनी पड़ती है। निर्धन छात्रों के कोष से 25 रुपए प्रतिमाह प्राप्त भी हो जाते हैं, और हमें छात्रवृत्ति भी मिल जाती है, जो हमें प्रतिमाह 25 रुपए के रूप में मिल जाती है। भवानी दत्त तब कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है पुत्र, फिर भी यदि धन की अपेक्षा हो, तो धन चाहते भी हो, जरूरत पड़ती है तो मुझे कहना। रत्ना कहता है, रत्ना पति को गर्व के साथ देखती है, और उसको अपने पति पर गर्व होने लगता है कि इतनी सारी अब क्या है, सहायता कर रहे हैं उसके पिताजी, सिंधु के पिताजी। चलिए आगे हम देखेंगे अब क्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी हमें देखिए, मुक्तः क्या दिया हुआ है, मुक्तः सबसे पहले देखेंगे, मुक्तः मुच धातु रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा। कौन सी, मुच धातु और कित प्रत्यय के योग में हमारा मुक्ता बनेगा, मुच धातु और कित प्रत्यय। कित प्रत्यय में याद रखना कि हमारा ककार की संज्ञा और ता शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, ता शेष रहेगा, ता। अब यहां चोहकू लग जाएगा, कौन सा सूत्र, चोहकू। चोहकू व्यंजन संधि है, तो चोहकू में चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होगा, क्या होगा, चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो गया, और ये ता हो जाएगा, तो हम बना लेंगे मुक्त। क्या बनेगा, मुक्त, विसर्ग लगा देंगे, मुक्ता बन जाएगा। ठीक, मुक्ता, मुक्तम, इस प्रकार से हमारे रूप बन जाएंगे, कोई दिक्कत, बन गया है मुक्ता। ठीक, चले आगे देखेंगे। प्रतीक्षमाण लिखा हुआ है, प्रति उपसर्ग इस धातु और सानच प्रत्यय से हमारा प्रतीक्षमाण बन जाएगा। ठीक, काखा संयोगी छ बनेगा, याद रखिएगा, प्रतीक्ष काखा संयोगी यहाँ छ बनेगा। चलिए, का और खा, आन बचेगा, छत्री के सा के स्थान पर छ होना है। चलिए देखेंगे, प्रति उपसर्ग रहेगा, ईस धातु रहेगी, ईस रहेगी। ठीक, ईस, ईस, यहाँ ईस और सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय रहेगा। प्रति, इतना याद रख लो, ई मिलाकर के पहले यहाँ दीर बना लो, तो प्रति इतना तो बना ही लो, फिर यहाँ सा आ जाएगा, सानच में सा की और चा की संज्ञा, आन शेष बचेगा। क्या बनेगा, आन बच जाएगा।
अब यहाँ आन का मान हो जाएगा तो प्रतीक, अब यहाँ छा लाना है तो छा के लिए देखेंगे प्रति, अब यहाँ पहले लगाएंगे ष्टुत्व, तो ष्टुत्व लगाएंगे हम तो यहाँ ष्टुत्व से हो जाएगा सा, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तुक का आगम, क्या करना है, तुक का आगम, का आ जाएगा, का आ जाएगा, बुत्ता आ जाएगा, का हो जाएगा, ठीक। ये तो केवल ता बचेगा, ता वर्ग के स्थान पर चा, और ता पहले हम करेंगे यहाँ पर क्या, चा, ता वर्ग के ष्टुत्व करेंगे तो हम पहले यहाँ ता के स्थान पर चा लाएंगे, चा लाएंगे। अब यहाँ हम लगाएंगे चा के स्थान पर चोह को, तो का आ जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा। और का के बाद अब यहाँ हम लगाएंगे क्या, आन, क्या लगाएंगे, आन, तो यहाँ का और खा मिल करके छा बनाएगा प्रतीक। वैसे ईख से सीधा ईक्ष बनता है, ठीक, लेकिन हमने आपको सीधा सीधा बताया है प्रतीक्ष, ऐसे बन जाएगा, इतना याद रख लेना। और अगर ऐसा नहीं बनाना है तो आप सीधे ईस से सीधा प्रतीक्ष बना दीजिए, ईस से छा बनता है, प्रतीक्ष ऐसे बन जाता है, ठीक। परिवर्तन है ईस धातु और कहीं कहीं पर सीधा ईक्ष धातु भी मिल जाती है, तो प्रतीक्ष और आन का हो जाएगा मान, तो प्रतीक्ष मान। और पहले पद में रा या षटकोण वाला सा मिल जाए तो ना का अणा हो जाता है, अटको बंग नु मब्बायपी से, तो प्रतीक्ष माण बन गया है। और विसर्ग लगा देंगे तो प्रतीक्ष माण, प्रतीक्ष माणा, प्रतीक्ष माणा, प्रतीक्ष माणम, इस प्रकार से रूप भी हमारा बन जाता है, ठीक। चले अब लिखा है कर्णीय, क्री धातु से अनियर प्रत्यय लगा करके कर्णीय बनेगा, क्री धातु और अनियर प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, अनियर प्रत्यय। क्री धातु की हमने ऋषि को निकाल लिया, ठीक, और ऋषि को बन गया, और अनियर का अनीय शेष बचेगा, रा की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, ठीक। अब यहाँ करणीयाह बनना है, करणीयाह, तो यहाँ हो जाएगा रा, अर हो जाएगा हमारा, ठीक, गुण संधि हो जाएगी, री को अर हो जाएगा। और जब हम इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा कर, कर, और रा हमारा आधा रहेगा, अनी का आ मिल जाएगा इसमें, अनीय, ठीक। तो ये हमारा बनेगा यहाँ क्या, कर नीय, ना रहेगा तो ना का होगा अणा, कैसे होगा, अट कुबांग नुम मब्बायोपी, या सीधा सीधा कहें कि पहले पद में रा मिल जाए तो रा को हमें, रा की वजह से दूसरे पद में कहीं पर भी नकार होता है, नकार का अणाकार हो जाता है। जैसे षटकोण वाला सा, ऋषि और क्या रा अगर पहले पद में है और यहाँ ना हो तो ना का अणा में परिवर्तन हो जाता है, इस पद में कहीं पर भी मिल जाए, इस पद में भी ना कहीं पर भी हो तो ना का अणाकार हो जाए। अब करणीय बन गया, और स्त्रीलिंग में बनेगा हमारा करणीय, नपुंसक लिंग में बनेगा हमारा करणीयम, इस प्रकार से हमारे रूप बनते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा करणीय स्त्रीलिंग में बनना है तो आपका ये बन गया है करणीय, बन गया है ना करणीय। अब यहाँ क्यों बना है, तो अब यहाँ अनियर की जगह आप टाप प्रत्यय लगा दें, सोलो टाप प्रत्यय लगा दोगे तो करणीय, और करणीय में टाप का आ बन जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, करणीय बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो आ जोड़ दें। अगर ऐसे नहीं आपको बनाना, ये तो हमने पुल्लिंग, ये पुरलिंग का, ये स्त्रीलिंग का और ये नपुंसक लिंग का भाव रखा है, ठीक। तो यहाँ करणीय बन गया तो मिल गया है, तो स्त्रीलिंग का हमारा रूप बन गया। अगर आपको लगाना है तो करणीय जब हमारा बन गया यहाँ पर बिना विसर्ग के, ठीक, तो आप इसमें टाप प्रत्यय लगा दें स्त्रीवाची का, तो आ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा करणीय ऐसे बन जाएगा, ठीक, तो स्त्रीवाची हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, यहाँ तक तो आपसे बन जाएगा। फिर दिया हुआ है प्रति मासम, मासम मासम प्रति अव्ययी भाव समास है, वही है मैंने बताया था, प्रति उपसर्ग होगा तो उत्तर पद को दो बार लिख करके प्रतिवाद में जोड़ दिया जाता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास हमारा पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव। शोभनम में शुभ धातु और ल्युट ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय रहेगा तो शुभ धातु रहेगी, और शुभ धातु में याद रख लेना कि ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहता है। यहाँ सूत्र लगेगा हमारा युबोर नाकव, कौन लगेगा, युबोर नाकव, और युबोर नाकव जब हमारा लग जाएगा तो युबोर नाकव से अन हो जाएगा, अन होगा तो यहाँ अन बचेगा, ठीक, तो अन लग जाएगा। चले देखेंगे, जैसे हमने देख लिया ना कि शुभ धन ल्युट है, तो इसमें युवोर नाकव सूत्र जो हमने लगाया तो यू को किया उसने अन, तो हमने यहाँ लगा दिया है शुभ, क्या लगाया, शुभ धन अन, यहाँ तो बन गया ना। तो ये शोभनम बनाना है हमें। अब शोभनम में यहाँ अब हम जब युवोर नाकव का यू जोड़ेंगे तो ये ऊ को करेगा क्या, गुण, गुण करेगा, तो यहाँ बनेगा शोभ,
क्या बन जाएगा, शोभ, और अन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, क्या बन गया, भ और न, ये शोभन बन गया, शोभन बन गया। अब शोभन से जब हम रूप चलाएंगे तो यहां बन जाएगा शोभनम। ठीक, बस इतना याद रखना है, तो सीधा सीधा शोभनम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी इसमें देखिए सारी समस्याओं की जड़ आपको मैं बता दूं कि अगर हम प्रत्यय में से प्रत्यय का अंतिम पद नहीं देखते हैं कि प्रत्यय में शेष क्या बचता है, अगर ये हम सारी चीजें देख लेते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं जाती और कोई दिक्कत भी नहीं जाती है कि हम इसको कहां तक पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। कोई भी प्रत्यय को अगर पढ़ना है, जैसे हमें पता है कि ये मुच धातु से मुक्ता कैसे बन गया, तो हमें पता है कि यहाँ चौकू सूत्र लगेगा तो का को क्या कर देगा, चाकू का कर देगा। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए, जब तो हमारा मुक्ता तो बन गया, अब यहां देखो मान लिखा है लेकिन यहां सानच लिखा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस प्रत्यय में शेष क्या बच रहा है। अगर इस प्रत्यय का शेष मालूम है तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे वैकल्पिक आ जाए आपके पास, चाहे कुछ भी आ जाए, आप बहुत जल्दी से इसको हल कर पाएंगे। साधारण आपको देखिए, ये साधारण आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं जाती है। जब हमें अनियर प्रत्यय में हमें पता है कि इसमें अनीय शेष बचता है, रा की संज्ञा होती है, अंतिम पद की तो लगभग सब में हमारी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। जैसे कित प्रत्यय है, कित प्रत्यय में का कित संज्ञा होती है, ताकि नहीं होती है। हलंत्यम पद है तो हलंत्यम से सूत्र से हमें इत संज्ञा करनी ही होगी। और बहुत सारे ऐसे हमारे वो होते हैं कि प्रत्यय जब हमें उनकी अंतिम पद का पता चल जाता है कि इसमें शेष क्या बचता है, तो वो हमारे लिए सबसे लाभप्रद होता है और हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर भी सकते हैं। लेकिन आप लोग परेशान होने की जरूरत है, आप थोड़ा थोड़ा ही अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको जब तक हमारी परीक्षाएं होंगी तब तक हम आपको बिल्कुल एकदम मजबूत करके रख देंगे। एक बात बस याद रख लेना, आप लोग केवल प्रयास, अभ्यास आपको निरंतर लगे रहना है, और जो कोई लगातार निरंतर लगा रहता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है। बहुत जल्दी हम आगे चलेंगे, अगला हमारा पैराग्राफ रहेगा, देखिएगा ये 14 नंबर का पैराग्राफ है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखेंगे। सोमधर, क्या बोल रहा है सोमधर, सोमधर ने, अब सोमधर हमारे लिए बात कर रहा है कि वो पूछ रहा है कि हमको घर जाना है, तो उसने कहा है क्या मित्र के घर से ऐसे जाया जाता है, कुछ जलपान कर लीजिए। तब दोनों सब लोग जाकर के, पूरा परिवार, उनके सेवक जो होते हैं, नौकर जो होते हैं, वो लेकर के जलपान आते हैं और उनमें आपस में बातचीत चलती है कि हम तुम्हारे लिए क्या है, साइकिल ले आएंगे, दोनों लोगों के लिए साइकिल, और दोनों लोग आपस में जाइएगा, सिंधु और सोमधर, ऐसा उनके भवानी दत्त पिता कह रहे हैं। चलिए, तो अब वो अगले में सोमधर कहता है चाय पेयम परिसमाप्य समुत्तिष्ठन। समुत्तिष्ठन का मतलब होता है उठते हुए, ठीक है ना। अब उठते हुए, और चाय पेयम का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि चाय पानी पीने के बाद, ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं जलपान करने के बाद, या स्वल्पाहार अल्पाहार करने के बाद। ठीक, तो क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कुछ नाश्ता पानी करते हैं, और जब नाश्ता पानी करने के बाद तो कहते हैं चाय पेयम परिसमाप्य। जब चाय पानी समाप्त हो जाता है तो उठते हुए, वहां से उठते हुए पितृव्य चरण, चाचा जी के चरणों को नमस्कार, गच्छामि तावत, अब मुझ क्या है, मैं चलता हूं, नमस्ते, और नमस्ते करता है। रत्नाम प्रति, अम्ब, रत्ना के प्रति कहता है, अम्ब माने मां, प्रणमामि, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। लघु, वो सिंधु लालयन, और सिंधु को प्रेम करता है। सिंधु कौन है, सोमधर का मित्र है, तो सिंधु लालयन, लालयन का मतलब होता है प्रेम करना या दुलार करना। मित्र सिंधु, अरे मित्र सिंधु, सिंधु स्व मिलिष्यावह, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं या कल मिलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, स्व यहां ओ है तो विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, विसर्ग संधि बन जाएगी, और सिंधु यहां क्या लगा हुआ है, संबोधन लगा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, तो समझ में आया। चाय पानी समाप्त हो जाने के बाद या जलपान समाप्त हो जाने के बाद उठते हुए वो बोलता है, कौन, सोमधर, चाचा जी नमस्कार प्रणाम, चलता हूं, नमस्ते। रत्नाम प्रति, अर्थात रत्ना उनकी पत्नी के प्रति कहता है, मां प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सिंधु को लालयन करता है, अपने मित्र को दुलार करता है, प्रेम करता है, और कहता है मित्र सिंधु और स्वामिलिष्यावा, अब कल मिलेंगे। ठीक, तब भवानी दत्त कहता है, भवानी दत्त क्या कह रहा है जरा देखेंगे। सहर्षम रत्नाम प्रति, और हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी, किससे बोलता है, पत्नी से बोलता है। क्या बोल रहा है जरा देखेंगे। रत्ने, रत्ने, हे रत्ने, अब संबोधन लगा है, याद रखिएगा। और ये संबोधन लगा है बात अलग है, लेकिन पत्नी के प्रति तो कोई भी, चाहे जितना बड़ा कोई भी हो,
लेकिन पत्नी घर की होम मिनिस्टर होती है तो सम्मान पूर्वक उसको सम्मान देना पति का कर्तव्य बन जाता है। तो यहां पर भी कहते हैं रत्ने, क्या कह रहे हैं, रत्ने उद्घाटितम त्वया अद्य मम नेत्रम। देखिए उद्घाटितम का मतलब खोल दिए, खोल दिए, त्वया अद्य तुमने आज, मम माने मेरे, और नेत्र माने आंखों को, आज तुमने मेरी आंखों को खोल दिया, युगलम दोनों नेत्रों को खोल दिया है, सत्यमेव और तुम सत्य कहती थी, संप्रति इस समय। बोली सत्य यही है कि सिंधु अभिरुचिम प्रशंस्यामि, सिंधु क्या प्रशंसा का पात्र है, वह उस प्रशंसा करने के लायक है, उसकी प्रशंसा तुमने सही की थी। सौमधरस्तु कथा, सौमधर के लिए कथा माने कथा कहा गया है कि माणिक्यमेव वर्तते, और निश्चित ही सौमधर ही क्या है, गुदड़ी का लाल है। माणिक्यम, माणिक्यमेव वर्तते, वही गुदड़ी का लाल है। और क्या, कंथाम माणिक्यम, कंथाम यहां क्या होगा, कंथाम माणिक्यम, तो सौमधर क्या है, कंथाम माणिक्यम, गुदड़ी का लाल है। इदानीम अनुभूतमया यद गुणवंतम यो सभ्या धनिका सम्माननीयाश्च। इदानीम तुमने सही कहा था कि जो जिसके पास क्या होता है, गुण होता है, वही सभ्य कहलाता है, और वही धनिक, वही धनवान होता है, और वही सम्मान का पात्र होता है। न मे द्वेषः संप्रति ग्राम में वसति प्रति, अब मुझे, मैं माने मुझे, अब मुझे द्वेष नहीं है किसके प्रति, ग्राम में वस्ती, अर्थात जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो गंदी बस्ती में रहते हैं, जो दरिद्र लोग रहते हैं, ऐसे गरीब लोगों से अब मुझे कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि त्वया अद्य मम नेत्र युगलम उद्घाटितम, तुमने आज मेरे दोनों नेत्रों को क्या कर दिया है, उद्घाटितम खोल दिया है। पंके अपि, पंके अपि का मतलब होता है, पंक माने क्या होता है जानते हो, कीचड़, पंक माने कीचड़, कीचड़ में भी, पंके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसलिए पंक में, तो पंके अपि कमलम, बोले कीचड़ में भी कमल, विकसति माने खिलते हैं, कीचड़ में भी क्या होते हैं, कमल खिलते हैं। रत्ने, रत्ने अरे रत्ना अद्य प्रभृतिभ्याम त्वया नेत्राभ्याम संसारम द्रक्ष्यामि, आज से मैं तुम्हारे नेत्रों के समान संसार को द्रक्ष्यामि देखूंगा। अब द्रक्ष्यामि जो रूप लगा हुआ है, लृट लकार भविष्य काल का रूप लगा हुआ है, दृश्य धातु और आमी आवाह आमह, ठीक, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावह द्रक्ष्यामः, और ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, याद रखिएगा। फिर लिखा है सनैहि जब निकाह पतति, अब क्या है, धीरे से पर्दा क्या हो जाता है, सनैहि माने धीरे, और जब निकाह माने पर्दा, और पतति माने गिरता है, धीरे से पर्दा गिर जाता है। समझ में आया। तो यहां पर जो हमारे भवानी दत्त हैं, भवानी दत्त का हृदय परिवर्तन किया गया है, और किसके माध्यम से किया गया है, एक शिशु के माध्यम से, एक शिशु के माध्यम से ऐसे परिवर्तन किया गया है कि एक गरीब घर का लड़का, एक गरीब बस्ती में रहने वाला सौमधर नाम का बालक, एक अमीर व्यक्ति का, एक पैसे वाले व्यक्ति का जो वकील रहता है उच्च न्यायालय में, ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करता है केवल अपने व्यवहारिक और गुणों के द्वारा। इसमें वही वर्णन किया गया है। चलिए हम चलते हैं प्रसंग पर, चलेंगे। प्रसंग हमारा क्या कह रहा है, देखें, प्रसंग संस्कृत में रहेगा अयम नाट्यांश, अयम नाट्यांश, यह नाटक का जो अंश है कंथाम माणिक्यम, यह नाटक का जो अंश है वह कंथाम माणिक्यम मतलब गुदड़ी के लाल नामक पाठात माने पाठ से उद्धृतोस्ति माने उद्धृत किया गया है, लिया गया है। चाय पेयम समाप्य सौमधरा स्वगृहम गच्छो मिच्छति, चाय पान करने के बाद, जलपान करने के समाप्त हो जाने के बाद सौमधर अपने स्वगृहम, स्वगृहम माने अपने घर को जाने की इच्छा जताता है और अपने घर जाने की इच्छा करता है। अस्मिन समय, उसी समय भवानी दत्त स्वपत्नी, अपनी पत्नी रत्नाम माने रत्ना को, रत्ना के प्रति स्वविचारान अपने विचारों को एवं प्रकटयति और प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। उसके हृदय में जो बातचीत चलने लगती है, हृदय में जो बात होती है, वह अपनी पत्नी रत्ना से व्याख्यान करता है और उसी समय सौमधर अपने घर जाने की इच्छा जताता है। प्रसंग देखें, प्रस्तुत नाट्यांश कंथाम माणिक्यम एकांकी का अंतिम भाग है, यह अंतिम भाग है। इसमें भवानी दत्त अपनी पत्नी रत्ना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कह रहा है,
ठीक है ना। तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो भवानी दत्त है, भवानी दत्त अपनी रत्ना के प्रति अपने विचारों को प्रकट करता है और यह हमारे पाठ का ये अंतिम पाठ है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 14वें नंबर का ये हमारा क्या है, अंतिम पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के माध्यम से हमारा पाठ यहां समाप्त होगा। इसके बाद अगला जो हमारा वो होगा वीडियो हम जो लेकर के आएंगे, इसी का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें हम पहले इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसी क्रम में जैसे हम निरंतर हम अभी सारे भागों में पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक पैराग्राफ के बाद हमारे संस्कृत के क्या रहेंगे, शब्दार्थ रहेंगे। समुत्तिष्ठन क्या लिखा हुआ है, समुत्तिष्ठन का मतलब होता है उठते हुए। समुत्तिष्ठन का मतलब उठते हुए। उद्घाटितम, उद्घाटितम का मतलब होता है खोल दिए। उद्घाटितम का मतलब खोल दिए। और गुणवंतः का मतलब गुणवान। गुणवंतः का मतलब गुणवान। और ग्राम्य वसति का मतलब ग्रामीण वस्ती। ग्राम्य वसति माने ग्रामीण वस्ती। और पंकेपी, पंकेपी का मतलब होता है कीचड़ में भी। पंकेपी माने कीचड़ में भी। पंके धन अपी, तो यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक। और लिखा हुआ है विकसति माने खिलता है। विकसति का मतलब खिलता है। और अद्य प्रवृत्ति, अद्य प्रवृत्ति माने आज, आज से ही, आज से ही क्या है, मैं अपने नेत्रों को और अपनी मानसिकता को परिवर्तन करता हूं। तुम्हारे हिसाब से मैं क्या करूंगा, संसार को देखूंगा। जिस प्रकार से तुम संसार को देखती हो उसी प्रकार से मैं भी गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। केवल गुण जो होगा, गुण ही व्यक्ति को सम्मान का पात्र बनाता है। चाय पेयम का मतलब चायपान या परिसमाप्य। ठीक। समुत्तिष्ठन का मतलब उत्तिष्ठन पितृव्य चरणम तावत अहम गच्छामि यामी। ठीक है ना। नमस्ते, नमस्ते का मतलब तुभ्यम नमः रत्नाम प्रति। अम्ब, हे अम्ब, हे माता, प्रणमामि नमस्करोमि। और सिंधु स्व मित्रम सिंधु, अपने स्वयं अपने मित्र सिंधु के लिए। लालयन स्नेह प्रदर्शन मित्रो सिंधु, स्नेह प्रदर्शन करता है। ठीक। चले आगे देखेंगे। श्रो मिलिश्यावा, श्रो मिलिश्यावा का मतलब होता है आगामिनी दिविशे आवाम मिलिश्यावा। आगामी दिन मतलब जो आने वाला कल है उसमें मिलेंगे। सहर्ष माना हर्षेण सहितम रत्नाम प्रति, हर्ष के साथ, हर्ष के द्वारा, हर्ष के सहित क्या है, खुशी के सहित। रत्ने, रत्न, हे रत्न, हे रत्ना, त्वया भवत्या अद्यमम, तुमने आज क्या कर दिया है, नेत्र युगलम, मेरे चक्षु युगलम, दोनों नेत्रों को, युगलम शब्द लगा है इसलिए दोनों नेत्र बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक। युगल का मतलब जोड़ी होती है। और उद्घाटितम माने विस्फारितम माने खोल दी है। सत्यमेव संप्रति इदानीम सिंधो हो अभिरुचुम, और जो सिंधु की अभिरुचि है उस क्या है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रशंसामी माने प्रशंसा करेंगे। प्रशंसामी, प्रशंसाम करोमि। सोमधरस्तु कंथाम माणिक्यम, सोमधर क्या है, कंथाया अर्थात क्या है, गुदड़ी का लाल है। माणिक्यम सुपुत्र, सुपुत्र वर्त, माणिक्यम का मतलब होता है अच्छा पुत्र, सुपुत्र। इदानीम का मतलब सांप्रतम। अनुभूतम का मतलब अनुभव। कृतम मया यत, यतो ही, मया यत का मतलब यतो ही। आगे देखेंगे। गुणवंतः, गुणवंतः का मतलब है गुणी जनः एव सभ्या, गुणी जनः एव सभ्या। धनिका का मतलब धनाढ्याः, धनिक धनवान पैसे वाला। और सम्माननीयाश्च आदरणीयाश्च, सम्मानीय का मतलब आदर पूर्वक या आदर का पात्र होता है। ना मे द्वेषः ना मम बैरम, अब मेरा कोई द्वेष या बैर नहीं है। संप्रति का मतलब इदानीम, इस समय। ग्राम वसतिम प्रति, ग्राम वासिनम असभ्य जनानाम वसितम प्रति, अब मेरा कोई द्वेष नहीं है। कमलम सरोजम, कमल कीचड़ में भी क्या खिलते हैं, विकसति, कमल विकसित होते हैं। विकासम प्राप्नोति, विकसित होते हैं। अब मुझे कोई रत्ने, हे रत्ने, अद्य प्रभृतिर्वी अद्यः अहम त्वा नेत्राभ्याम भवत्या, तुम्हारे नेत्रों के द्वारा, नेत्राभ्याम चक्षुभ्याम, संसार मनस जगतः दृक्ष्यामि, पूरे संसार को आज से क्या है, जिस प्रकार से तुम पूरे संसार को एक भाव में देखती हो उसी प्रकार से पूरे संसार को मैं भी एक समान रूप से देखूंगा। इस प्रकार का उन्होंने वर्णन इसमें किया है। जरा हम भावार्थ को देखते हैं, भावार्थ पूरा स्पष्ट कर देगा। देखेंगे लिखा हुआ है सोमधर, सोमधर क्या कह रहा है, चायपान समाप्त करके उठते हुए। अब चायपान उसने कर लिया है। और चाचा जी तो चलता हूं, चाचा जी तो चलता हूं, नमस्कार। रत्ना के प्रति माता जी प्रणाम। सिंधु को प्यार करते हुए, मित्र सिंधु कल मिलेंगे।
अब सिंधु कल मिलेंगे। भवानी दत्त कह रहा है प्रसन्नता पूर्वक रत्ना के प्रति, रत्ना से कह रहा है कि रत्ना तुमने मेरी आज आंखें खोल दी हैं, आज तुमने मेरी आंखों को खोल दिया है और सच ही अब मैं सिंधु की अभिरुचि की प्रशंसा करता हूं और मैं अब समझ गया हूं कि सिंधु वाकई में क्या है, गुणवान है, गुणशील है और योग्य है। उसकी प्रशंसा की अभिरुचि आज मैं भी करता हूं। सौमधर तो गुदड़ी का लाल ही है, अब तो सौमधर एक गुदड़ी का लाल है और अब मैंने अनुभव भी किया है कि वह ही गुदड़ी का लाल है कि गुणवान ही सभ्य होता है। गुणवान व्यक्ति जिसके पास गुण होता है वही सभ्य कहलाता है, धनिक एवं सम्मान के योग्य होते हैं और जो गुणवान होता है, जो सभ्य होता है, वही धनवान कहलाता है और वही सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब मुझे ग्राम बस्ती के प्रति दोष नहीं है, अब मुझे कोई भी द्वेष भावना नहीं है गरीबों के प्रति, ना किसके प्रति, गरीब बस्तियों के प्रति। कीचड़ में भी कमल खिलता है, कीचड़ में भी क्या खिलता है, कमल खिलता है। हे रत्ना, हे रत्ना, आज से मैं तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा। आज से जिस प्रकार से तुम सबके प्रति समानता का भाव रखती हो, समान भाव रखती हो, उसी प्रकार से आज से मैं भी संसार के प्रति क्या है, यही भाव रखूंगा। और धीरे से क्या हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। एक तरह से क्या चल रहा था, एकांकी नाटक की भावना चल रही थी, तो धीरे से पर्दा गिर जाता है और यही हमारी कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन आपसे मेरा भी यह निवेदन है कि आप लोग भी छोटे बड़े का क्या है, किसी में भेदभाव नहीं रखना है। हम सब एक हैं और हमें हमेशा सबके प्रति सम्मानता का भाव रखना चाहिए। कभी कभी धोखे से ऐसा हो जाता है, जान करके तो कोई नहीं करता है, जब रोड पर चलते हुए हमें कोई दयनीय अवस्था में मिलता है तो हम उसका क्या है, थोड़ा सा आदर नहीं करते हैं, बुजुर्ग होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत रहता है कि हमें बुजुर्गों के प्रति क्या है, बहुत सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। गरीबों को हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर हम उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है, हम इसके भी अधिकारी नहीं है कि उनको हम किसी प्रकार से प्रताड़ित करें या उनको किसी प्रकार से हम ठेस पहुंचाएं। तो याद रखिएगा, ये मेरा आपको अब हमारी तरफ से क्या है, निवेदन है। चलिए आगे देखेंगे। पाठ तो समाप्त यहां पर हुआ है, लेकिन अभी हमारा भावार्थ के बाद इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी बची होंगी, तो वो भी आपको क्या है, देखना है। जरा देखेंगे, इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है। चले आगे देखते हैं। परिसमाप्य, परिसमाप्य में देखिए कि परि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, आप धातु लगी हुई है और ल्यप प्रत्यय लगा करके इन्होंने क्या बनाया है, परिसमाप्य बनाया है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें परि धन सम दो उपसर्ग लगे हुए हैं। कितने उपसर्ग लगे हैं, दो उपसर्ग लगे हुए हैं और इसकी धातु है आप। और इसकी बात करें प्रत्यय की तो इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, ल्यप प्रत्यय। हमने आपको हर बार हर इसमें भाग में हमने जो भी आपको चैप्टर पढ़ाते हैं हम हमेशा बताते हैं कि प्रत्यय को अगर सीखना है तो मूलभूत प्रत्यय की हमें कम से कम, ज्यादा आप डिटेल में नहीं सीख सकते हैं तो इतना तो जान ही ले कि किस प्रत्यय में क्या शेष बचता है। अगर हम इतना जान पाते हैं और कौन सा सूत्र काम करता है, सूत्र थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि सूत्र भी साथ में मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो प्रत्येक प्रत्यय का हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो हमें आसानी हो जाती है एक शब्द को हल करने में। इतनी बात आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं कि परि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। आपसे प्रश्न पूछता है कि परिसमाप्य में कितने उपसर्ग हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसका जब विग्रह करें, विच्छेद करेंगे, अलग अलग वर्णों को, अलग अलग पदों को लेंगे तो हमें उपसर्ग मिलेगा। और ये याद रखना है कि हमको इसमें से प्रत्यय को अलग करना है, प्रकृति को अलग करना है और प्रत्यय को, उपसर्ग को अलग करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम कि परि उपसर्ग एक हो गया है, सम उपसर्ग दूसरा हो गया। तो इसमें दो उपसर्ग हैं और आप हमारी धातु है, आप हमारी क्या है, धातु है, और ये हमारा प्रत्यय है। इतनी बात आप लोग याद रहना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम, ठीक, ल्यप प्रत्यय की। तो परिसम, इतना तो हम लिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना। परिसम, ठीक। तो परिसम हमने यहां लिख लिया है और आप धातु है, आप धातु है तो आपका आ भी इसमें मिला दे हम क्या, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे समझ से। तो इसमें आ का बड़ा आ मिल गया है और पा यहां
लिख गया है। अब यहां तक तो आपको परिसमाप्त तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद अब हमें लेप प्रत्यय की देखना है, तो लेप प्रत्यय में ये देखेंगे हम कि लकार जो लिखा हुआ है तो इसके लिए हमारा एक व्याकरण सूत्र देता है लसक्वत तद्धिते। क्या सूत्र देता है? लसक्वत तद्धिते। तो लसक्वत तद्धिति से इसकी लकार की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा आकर के इसका लोप कर देता है। ठीक, अब पा बच गया है, तो पा की हम हलंत्यम से, किससे? हलंत्यम, हलंत्यम से इसका हम लोप करते हैं, और जब हलंत्यम से इसका लोप करते हैं और तस्य लोपा से इसका लोप कर देते हैं, इससे संज्ञा, तो हमारा शेष क्या बचता है? या बचता है। तो ल्यप प्रत्यय में हमें क्या पता चला कि इसमें शेष क्या बच रहा है? या बच रहा है। याद रखिएगा, तो ल्यप प्रत्यय में हमेशा या शेष बचता है। इतना आपको ऐसे याद करना है। अगर आप ज्यादा उसको डिटेल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना याद रखिए कि जैसे कोई पूछता है कि ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो ल्यप प्रत्यय में या शेष बचता है। ठीक, और कित प्रत्यय में क्या शेष बचता है? कित प्रत्यय में ता शेष बचता है। कत्व प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो त्वा शेष बचता है। अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अनीय बचता है। तब्यत प्रत्यय में क्या बचता है? तो तब्य बचता है। मतुप प्रत्यय में क्या बचता है? तो मत बचता है। ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा तुमुन प्रत्यय में क्या बचता है? तुम शेष बचता है। तो ऐसे प्रत्ययों को हमें क्या कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में रहते हैं तो बहुत जल्दी हम इनको प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब यहां तक तो या शेष बच गया। अब इसका हम वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देते हैं, तो कोई दिक्कत आ गई है क्या? देखिए, समाप्य। अब मुझे तो नहीं लगता है कि ये बहुत कठिन था, इसमें प्रत्यय छांटना और प्रत्यय को अलग कर पाना। अब कभी क्या होता है, जैसे ये पूछ लिया, ये सारी चीजें परीक्षा में जब नहीं मिलती हैं, ये आपको नहीं मिला परीक्षा में। ठीक, आपसे पूछे कि परिसमाप्य में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रत्यय हमेशा लास्ट में अंतिम जुड़ता है। और अंतिम में देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास मिलेगा, 4 विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्प में से हमें पता है कि या किस किस में शेष बचता है। तो एक ल्यप होता है, एक ल्युट होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों में हमें देखना है, लेकिन ल्युट प्रत्यय में याद रखना है कि ल्युट में हमारा क्या है? यू शेष बचता है। ठीक, तो उसमें योर नाकौ से अन बचता है, तो उसमें अन के अन का आदेश होता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि प्रत्यय में शेष क्या बचता है। परिसमाप्त हो गया है और ये हमारा हो गया। इसके बाद गुण बनता है, देखना है गुण हमारा प्रत्यय, गुण हमारी देखिए शब्द है और मतुप प्रत्यय है। अब हाँ, एक बात और याद रख लेना है कि ल्यप प्रत्यय हमारा कृदंत है। कौन सा है? कृदंत है। क्यों? जो धातुओं के साथ में जुड़ता है वह प्रत्यय हमारा कृदंत कहलाता है, अर्थात कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय कहलाता है। चलिए, ये हमारा कृत प्रत्यय। अब यहां गुण हमारा एक शब्द आ गया है। गुण हमारा क्या है? एक शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में जुड़ता है, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो मतुप प्रत्यय हमारा क्या है? तद्धित प्रत्यय है। अब हम यहां देखेंगे, जब हमें इसको रूप बनाना है तो गुण के साथ में हमने मतुप लगाया। क्या लगाया? मतुप प्रत्यय लगा दिया। और मतुप प्रत्यय में अब हमें देखना है कि पा की संज्ञा करेगा हलंत्यम। पा की संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम सूत्र करेगा। और उ की संज्ञा करेगा उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। और दोनों की इत संज्ञा के बाद लोप कौन करेगा? तस्य लोपा। कौन करेगा? तस्य लोपा। तो इतना अगर समझ में आ गया है कि उ और पा की संज्ञा करने वाले सूत्र और इनको लोप करने वाले हटाने वाला सूत्र कौन सा है, तो इतने सूत्रों का लगभग सब जगह, ये 6 सूत्र हमारे संज्ञा करने वाले, सब जगह 6 तो नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं, बहुत कम प्रयोग में होते हैं जब बहुत कठिन शब्द आते हैं तब। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा लसक्व तद्धिते, आदिरई टुडवा, और हमारा उपदेशे अजनुनासिक इत, हलंत्यम, और इसके बाद होता है चुटु। ठीक, और सह प्रत्यय भी होता है। तो ये 6 प्रत्यय, हमारे 6 सूत्रों को याद कर लें। और तस्य लोपा लोप करने वाला एक ही हमारा सूत्र होता है, तो इसका हम लोप का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि गुण में गुण और मत शेष बच गया। क्या बच गया है? गुण और मत शेष बचेगा। अब देखना, ऊ चला गया, पा चला गया, तो मत ही तो शेष बचेगा। अब मत का हो जाएगा हमारा क्या? वत। मत का क्या होता है? वत होता है। अब मत का वत कैसे हो जाता है? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मत का वत कैसे हो जाता है। तो ये परिवर्तन है, इसका भी एक सूत्र होता है। ठीक है ना। तो आप इसका परिवर्तन कर लें। ये सारी चीजें व्याकरण में हम आपके पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर केवल इतना ही सीखते जाएंगे तो आपके लिए आगे व्याकरण पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि गुण मत, अब यहाँ बन गया है गुणवत। ठीक, और बनाना है हमें क्या? गुणवंतम, गुणवंता। ठीक, अब यहां गुणवंता बनाना है, गुणवत बन गया, गुणवंता, गुणवती, गुणवत। ठीक,
अब यहां देख लेंगे तो गुणवत्ता में अब हम यहां ता प्रत्यय वत रहेगा, लेकिन यहां पर हम बस इतना देख लेंगे कि यहां जो हमारा रहता है ता के आधार पर हम यहां नुट का आगम कर देते हैं और बीच में देखें तो ये बन गया हमारा गुण और वा अलग हो जाएगा, ता के आधार पर यहां नुट आगम हो जाता है, क्या नुट आगम, और ता अलग हो जाता है। और जब उटा बितऊ से यहाँ ना ऊ और टा की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है तो ये गुण और ये हमारा वंत इस प्रकार से बन जाएगा। अब गुणवंत तो बन गया, अगर ऐसे नहीं बनता है तो सीधे सीधे यहाँ बनेगा हमारा क्या गुणवत, ठीक है ना। ये आपको यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से हम सीधा आपको गुणवत बना दे रहे हैं, क्या गुणवत, ये गुणवत बन गया, गुणवत और गुणवती गुणवत्ता इस प्रकार से बनेगा। अब ये यहाँ लगा हुआ है रूप क्या है गुणवंता, बहुवचनांत रूप लगा हुआ है गुणवान, ठीक है ना। तो गुणवान, गुणवती और गुणवत इस प्रकार से बनेगा। गुणवान की जगह गुणवान के रूप चलेंगे तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप में यहाँ बहुवचनांत पद लग जाता है तो यहाँ गुणवंता बन जाता है, ठीक है ना। तो मतुप वत का वान, मत का वत का वान हो जाता है तो गुणवान बनता है पुल्लिंगवाची शब्द में, क्या बनता है गुणवान बनता है, गुणवान फिर बन जाएगा गुणवंता पुल्लिंगवाची शब्द के आधार पर, ठीक। चलिए सम्माननीय, सम उपसर्ग पूर्वक मान से अनियर प्रत्यय लगेगा मान धातु में और सम्माननीय बन जाएगा, सम्माननीय, देखें सम्माननीय, कोई दिक्कत, चले सम उपसर्ग रहेगा और मान हमारी धातु रहेगी और अनियर प्रत्यय रहेगा, कौन रहेगा अनियर। अनियर में अभी बताया हमने कि क्या शेष बचेगा सम्मान में अगर हम इसको ऐसे जोड़ के लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, सा आधा माँ और बड़ा माँ और ना, अगर इस प्रकार से लिख दें, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार से हम लिख देते हैं सम्मान, देखेंगे जरा सम्मान लिखा है ना, तो सम्मान में अब अनियर का हमारा क्या शेष बचेगा, अनीय, क्या बच जाएगा अनीय शेष बचेगा। अब हम इसमें जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा सम्मान, ये लिख गया है ना पूरा हो जाएगा सम्माननीय, बन गया सम्माननीय, देखिए बन गया है ना सम्माननीय। अब हम इसको पुल्लिंगवाची शब्द बना देंगे सम्माननीय, सम्माननीय और सम्माननीयम, इस प्रकार से बनेगा सम्मान नियम, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अनुभूतम, अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु से और कित प्रत्यय से अनुभूता बन जाएगा हमारा, अनु धन भू धातु और कित प्रत्यय, कृत प्रत्यय बन जाएगा। तो देखेंगे कित प्रत्यय में हमें देखना है कि हमारा शेष क्या बचा हुआ है, अनु धन भू धन कित कत्ता शेष बचेगा। अब इसको मिलाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या, क्या बनेगा हमारा अनु भूता, क्या बनेगा अनुभूत, पुल्लिंग में अनुभूत, और अब इसके बाद बनाएंगे अनुभूतम, अनुभूता और बन जाएगा अनुभूतम, क्या बनेगा अनुभूतम। इस प्रकार से अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे बन जाएंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम अगला हमारा शब्द क्या है, अब कुछ नहीं है, देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई है और ये हमारा भाग पूरा अंतिम हमारा जो भाग चल रहा था पंचम भाग, इसको हमने आज समाप्त कर लिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके कि धीरे धीरे हमारा सिलेबस गति प्रदान कर रहा है और हमने 10वें पार्ट का ये क्या है एक्सप्लेनेशन पूरा किया है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से, बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी संस्था आप लोगों के लिए क्या क्या देती है। आप चाहे किसी भी मीडियम से संबंधित हो, देखो लिखा हुआ है CBSE इंग्लिश मीडियम और CBSE हिंदी मीडियम, चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित रखते हो, चाहे वो आपका यूपी बिहार बोर्ड हो, चाहे आप कहीं से भी हो, याद रखिएगा आपके लिए हम 100% आपके लिए तत्पर रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।